देखे हुए। अब अपन देख रहे हैं कार्य ऋणात्मक होने की स्थिति। कार्य ऋणात्मक होने की स्थिति। कार्य किस किस स्थिति के अंदर ऋणात्मक होगा उसको अपन अब देख रहे हैं। देखिए, अब इसके भी एग्जाम्पल्स अपन देखें, नंबर या इसके उदाहरण। कार्य ऋणात्मक कहां हो सकता है पहले ये देखें अपन। अगर ऐसा हो, यानी कि जो थीटा है, जो एंगल है, उसका मान जो है वो अधिक हो, किससे, 90 डिग्री से ज्यादा हो। लेकिन ध्यान रखना 90 डिग्री नहीं हो, 90 डिग्री से क्या हो, ज्यादा हो, क्योंकि 90 होते तो शून्य हो जाएगा। और 180 डिग्री से क्या हो, कम हो। या यूं कह सकते हैं 180 डिग्री भी हो। अगर 180 डिग्री है तो भी मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और 180 से 90 के बीच में हो, लेकिन 90 नहीं हो, 180 तो हो, तो W कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। ये लो भाई, कार्य का मान कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब इसके एग्जाम्पल्स देखिएगा, उदाहरण में नंबर ए, सबसे पहला अपन एग्जाम्पल इसका देखें। किसी वस्तु को अगर अपन ऊपर उठा रहे हैं तो जो उठाव बल लगाया है उसके लिए किया गया कार्य तो धनात्मक है, लेकिन गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य कैसा है, ऋणात्मक है। तो देखिए भैया, नंबर ए के अंदर मैं क्या लिखूंगा, किसी वस्तु को ऊपर उठाने पर गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। किसी वस्तु को ऊपर उठाने पर, किसी वस्तु को ऊपर उठाने पर गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। भाई एंगल 180 हो गया, और 180 अगर एंगल हो गया 180 डिग्री, तो कोस 180 का मान क्या होता है, -1। नंबर बी एग्जाम्पल देखें। नंबर ए अपन ने ले लिया है, बी अपन देख सकते हैं, जब कोई पिंड किसी खुरदरी सतह पर गति करता है तो घर्षण बल द्वारा क्या कार्य भी क्या होगा, 0। तो इस पॉइंट को भी अपन लिखें, जब कोई पिंड किसी खुरदरी सतह पर गति करता है, जब कोई पिंड किसी खुरदरी सतह पर गति करता है तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, ये भी कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। नंबर सी एग्जाम्पल देखो, अगर कोई गतिशील वाहन है और उस गतिशील वाहन के अपन ब्रेक लगा रहे हैं, तो ब्रेक लगाने पर जो कार्य है वो भी कैसा है, ऋणात्मक, क्योंकि गति के विरुद्ध हो गया। यानी कि मंदक बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो नंबर सी एग्जाम्पल में ये भी लिख सकता हूं कि गतिशील वाहन में ब्रेक लगाने पर, गतिशील वाहन में ब्रेक लगाने पर मंदक बल द्वारा किया गया कार्य, मंदक बल द्वारा किया गया कार्य
नंबर डी, एक और एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, वो ये ले सकते हैं कि यहां तक अपन गतिशील देखेंगे, जब एक कोई धनात्मक कण किसी अन्य धनात्मक कण की ओर जाता है, कोई पॉजिटिव चार्ज है किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज की ओर जाता है, तो आपको पता है एक दूसरे को क्या करेंगे, वो प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि सजातीय आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो ऐसी स्थिति में भी विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। नंबर डी एग्जांपल, जब एक धनात्मक कण जब एक धनात्मक कण अन्य किसी धनात्मक कण की ओर जाता है, जब एक धनात्मक कण किसी अन्य धनात्मक कण की ओर जाता है, जब एक धनात्मक कण किसी अन्य धनात्मक कण की ओर जाता है, तो स्थिर विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य, तो स्थिर विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। ध्यान रहे, धनात्मक जो कार्य था यानी पॉजिटिव जो वर्क था वो तो बल का समर्थन कर रहा था, और ऋणात्मक कार्य इसका मतलब उसका क्या करेगा, विरोध करेगा। तो अपन इसके लिए यो कह सकते हैं, ये लीजिए भाई, तो इसके नोट में अपन यो कह सकते हैं कि जो ऋणात्मक कार्य है वो बल का क्या करेगा, विरोध। मैंने क्या कहा था, धनात्मक कार्य यह दर्शाता है कि बाह्य बल पिंड की गति का क्या कर रहा है, समर्थन, और यहां क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं ऋणात्मक कार्य यह दर्शाता है कि बाह्य बल पिंड की गति का विरोध, कि बाह्य बल पिंड की गति का विरोध कर रहा है। और आप सभी एग्जाम्पल्स में इस चीज को देख सकते हैं कि गति का ऊपर उठा रहे हैं तो गुरुत्व बल उसका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। पिंड किसी खुरदरी सतह पर गति कर रहा है तो उसका विरोध घर्षण बल कैसे कर रहा है, उसकी विपरीत लग के। वाहन के ब्रेक में भी आ गया, और एक पॉजिटिव चार्ज किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज की ओर जा रहा है तो भी उसका क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। यानी क्यों कह सकते हैं ऋणात्मक कार्य यह दर्शाता है कि बाह्य बल पिंड की गति का क्या कर रहा है, विरोध। तो देखिए भाई, कार्य ऋणात्मक होने की स्थिति अपने जानी। इसके एग्जाम्पल देखो, नंबर ए, किसी वस्तु को ऊपर उठाने पर गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। नंबर बी, जब कोई पिंड किसी खुरदरी सतह पर गति करता है तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, सही है। नंबर सी, गतिशील वाहन में ब्रेक लगाने पर मंदक बल द्वारा किया गया कार्य। नंबर डी, जब एक धनात्मक कण किसी अन्य धनात्मक कण की ओर जाता है तो स्थिर विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य। यह इन सभी स्थितियों में किया गया कार्य कैसा आ रहा है, ऋणात्मक। यहां अपन ने कार्य की बातें करी है, कुछ तथ्य कार्य के और अपन जानेंगे, इसके मात्रक वगैरह। फिर उसके बाद अपन इसमें पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा, फिर कार्य और गतिज ऊर्जा के बीच में एक रिलेशन है जिसे अपन कहते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय, उसका अपन पढ़ेंगे। इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद फिर अपन इन पर आधारित जो आंकिक प्रश्न होंगे उनको अपन देखेंगे। देखिएगा, ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टरों में शामिल है, जो कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति, जो कि आपके आगे के सभी चैप्टरों के अंदर क्या होंगी, ये इंक्लूड होंगे। देखिए, अपन इसमें कार्य का अध्ययन कर रहे थे। कार्य के अंतर्गत अपन ने ये पढ़ लिया था कि कार्य बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल है, ये अपन ने जान लिया था। फिर उसके बाद फिर अपन ने कार्य की स्थितियां देखी थी। उसके अंदर कार्य की शून्य होने की स्थितियों की अपन ने चर्चाएं करी थी, किस किस स्थिति के अंदर कार्य शून्य हो रहा था। कार्य वहां जो अपन ने देखा था, 3 स्थितियों की चर्चाएं की थी, जब बल 0 हो, जब विस्थापन 0 हो, और जब कोण का मान क्या हो, 90 डिग्री हो। इन तीनों ही स्थितियों में कार्य का मान क्या हो रहा था, शून्य हो रहा था, ये अपन ने देखा था। फिर कार्य के धनात्मक होना और ऋणात्मक होना, ये भी अपन ने एग्जाम्पल सहित देखा था। लेकिन कुछ पॉइंट, विशेष पॉइंट और है, जैसे मान लो कोई खिलाड़ी किसी गेंद को ऊपर फेंक रहा है, फिर अपने हाथ में वापस पकड़ रहा है, तो उसके लिए
गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य क्या है, शून्य हो गया। क्यों? क्योंकि अपन यूं कह सकते हैं ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उछालकर पुनः अगर पकड़ता है तो विस्थापन क्या हो गया, शून्य, तो कार्य हुआ उसका शून्य। अगर नियत वेग से कोई वस्तु गति कर रही है तो उस पर भी कार्य क्या होगा, शून्य, क्योंकि उसमें त्वरण उत्पन्न ही नहीं है। अगर त्वरण शून्य है तो बल शून्य, बल शून्य तो कार्य भी शून्य। तो ऐसे कुछ पॉइंट और हैं जिनको अपन डिस्कस कर सकते हैं, या फिर अपन यो भी कह सकते हैं कि किसी अपन क्वेश्चंस को जो सॉल्व करेंगे, अपनी एनसीईआरटी बुक के जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कार्य की कुछ बारीकियां और अपन थोड़ा सा समझ लें क्या है, उनको अपन इस नाम से जानते हैं। देखो, इस नाम से समझने का प्रयास करेंगे, विभिन्न स्थितियों में कार्य, जिसके अंतर्गत धनात्मक कार्य भी शामिल है, ऋणात्मक कार्य भी शामिल है, या यूं कह सकता हूं शून्य भी शामिल है। यानी कि वो जो तीन स्थितियां अपन ने पढ़ी हैं, उन्हीं तीन स्थितियों को अपन एक बार पुनः देख रहे हैं नए रूप के अंदर, यूं अपन कह सकते हैं। तो देखिएगा, विभिन्न स्थितियों में कार्य, विभिन्न स्थितियों में कार्य। अगर विभिन्न स्थितियों में अपन कार्य की बात करें तो देखिए, नंबर 1 सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं जब वस्तु असरल रेखीय पथ पर क्या हो, गतिमान हो। जब वस्तु असरल रेखीय पथ पर गतिमान हो, यो कह सकता हूं। जब वस्तु असरल रेखीय पथ पर गतिमान हो, या यूं कह सकते हैं जब वस्तु असरल रेखीय पथ पर विस्थापित होती है। जब वस्तु असरल रेखीय पथ पर विस्थापित होती है, जब वस्तु असरल रेखीय पथ पर क्या होती है, विस्थापित होती है, तब बल F वेक्टर के द्वारा किया गया कार्य, तब बल F वेक्टर के द्वारा किया गया कार्य। देखिए भाई, अगर बल F वेक्टर के द्वारा किए गए कार्य की अगर अपन बात करें तो यहां अपने पास किया गया कार्य क्या होगा, बल F वेक्टर, और मैंने मान लिया असरल रेखीय पथ पर विस्थापन क्या है, डेल्टा R है। डेल्टा S भी लिख सकता हूं, तो किया गया कार्य क्या होगा, डेल्टा R वेक्टर होगा। जहां पर अगर मैं विस्थापन सदिश की बात करूं तो वो क्या होगा, देखो, जहां डेल्टा R वेक्टर, ये क्या होगा, इसकी अपन बातें करें तो देखो, पहले देखो आप, ये मैंने कोई निर्देश तंत्र में ले लेता हूं, X Y Z, और यह है मूल बिंदु। मैंने ये मान लिया कि ये बिंदु A है, जिसके स्थिति निर्देशांक x1 y1 और z1 है, और ये स्थिति क्या है, A है, और इसका स्थिति सदिश जो है वो स्मॉल r1 वेक्टर है। ये लो, ये बिंदु क्या है मेरे पास, B है, इसके निर्देशांक x2 y2 और क्या है, z2 है। अगर वस्तु A से B पर विस्थापित हो रही है, A से कहां विस्थापित हो रही है, B पर, तो ये इसका विस्थापन सदिश डेल्टा R वेक्टर बनेगा। बिल्कुल, अपन विस्थापन सदिश, स्थिति सदिश, ये अपन थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर दोनों में ही जान चुके हैं और समझ चुके हैं। यानी समतल में गति और सरल रेखा में गति, इन दोनों ही चैप्टरों के अंदर अपन ने थर्ड और फोर्थ में अपन ने इस चीज को अच्छे से जान लिया था। तो अब देखिएगा, जहां डेल्टा R का मतलब क्या लिखूंगा मैं, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर होगा। फिर इसी को मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ा सकता हूं, कैसे, R2 वेक्टर का मीन्स क्या है मेरे पास, देखिएगा, R2 वेक्टर का मीन्स हो गया है, यहां मैं ले लूं R2 का मतलब क्या है भाई, x2 i के प्लस y2 j के प्लस
जेड टू के कैप, यानी कि मैं इसे लिखूंगा एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप, माइनस आर वन को कैसा लिखूंगा मैं, एक्स वन आई कैप एक्स टू जे कैप, सॉरी वाई टू आएगा ये, वाई वन एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप, यही लिखेंगे अपन। अगर यही लिखेंगे तो देखिएगा भाई डेल्टा आर वेक्टर की मैं वैल्यू निकाले जा रहा हूं। अब मैं इसे किस तरह से लिख सकता हूं, एक्स टू माइनस एक्स वन, बिल्कुल लिख सकता हूं एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के, बिल्कुल मैं इस तरह से अगर लिख सकता हूं तो फिर देखिएगा डेल्टा आर वेक्टर की वैल्यू डेल्टा एक्स, बिल्कुल ये कहा जा सकता है डेल्टा एक्स आई के प्लस डेल्टा वाई जे के और डेल्टा जेड के, ये लो इस डेल्टा आर की वैल्यू मेरे पास ये आ गई है। और कार्य का फॉर्मूला क्या है अपने पास, W इजिकल टू एफ वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर। ये पहला पॉइंट अपन ने कंप्लीट किया। नंबर सेकेंड, अगर निकाय अथवा वस्तु में विस्थापन अत्यंत अल्प हो तो इस डेल्टा को किसके फॉर्मेट में लिखेंगे अपन, डी के फॉर्म में। यानी कि मैं ये कह सकता हूं यदि किसी निकाय अथवा वस्तु में, यदि किसी निकाय अथवा वस्तु में, यदि किसी निकाय अथवा वस्तु में विस्थापन अत्यंत अल्प हो, वस्तु में विस्थापन अत्यंत अल्प हो तो, यदि किसी निकाय अथवा वस्तु में विस्थापन अत्यंत अल्प हो तो उस अल्प विस्थापन के लिए कार्य का मान हो तो उस अल्प विस्थापन के लिए कार्य का मान, उस अल्प विस्थापन के लिए किसकी बात करेंगे अपन, कार्य का मान। तो देखो कार्य भी क्या लिया जाएगा, अल्प, यानी कि एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, भी विस्थापन को मैं ऐसे ले रहा हूं यहां, ये लो, ये मेरे पास इक्वेशन होगी जहां डी एस जो वेक्टर है ये अल्प विस्थापन को शो करेगा, जहां डी एस वेक्टर इज इक्वल टू अल्प विस्थापन और डी डब्ल्यू जो होगा, ध्यान रखना डब्ल्यू के ऊपर वेक्टर का साइन मत लगाना क्योंकि कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि, तो ये होगा अल्प कार्य को शो करेगा। ये अल्प कार्य को क्या करेगा, शो करेगा। तो अपन ने दो स्थितियां जान ली है, तीसरी स्थिति की और चर्चा करें। जब वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होती है, देखो अपन जान चुके हैं वैसे कि जब कार्य धनात्मक होता है, लेकिन ध्यान रहे वहां स्थितियां मैंने क्या ली थी, कार्य धनात्मक होने के लिए थीटा का मान क्या बताया था मैंने, 90 डिग्री तो नहीं हो, 90 डिग्री से कम हो, 0 डिग्री हो सकता है लेकिन 0 और 90 के बीच में। यहां अपन स्पेशली बात कर रहे हैं जब वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में हो रहा है, यानी कि स्पेशली कहा जा सकता है थीटा कितना डिग्री हो, 0 डिग्री हो। अब देखिएगा नंबर थर्ड केस की अगर मैं चर्चा करूं तो ये कह रहा हूं जब वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होती है तब, जब वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होती है
जब वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होती है तब बल द्वारा किया गया कार्य, तब जब वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होती है तब बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक और अधिकतम होता है। तो किया गया कार्य धनात्मक वे अधिकतम होता है। तो ऐसी स्थिति में किया गया कार्य कैसा होगा? धनात्मक तो होगा, लेकिन उस धनात्मक कार्य का मान भी कैसा होगा? मैक्सिमम, क्योंकि cos 0 की वैल्यू मैक्सिमम क्या है? 1 है। यहां ये अपन ने कॉन्सेप्ट देख लिया है। तो किया गया कार्य धनात्मक और कैसा होगा? अधिकतम होगा। अब इसको कुछ एग्जाम्पलों से अपन देखें कैसे। देखो, कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से अपन इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। किस कॉन्सेप्ट को? कि जब वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में हो रहा हो तो कार्य धनात्मक और कैसा होता है? अधिकतम होता है। इस तथ्य को अब अपन कुछ एग्जाम्पल से इसको क्लियर करेंगे। ये समझो कार्य की जो अभिधारणा है, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ जो वर्क होगा, वो इन एग्जाम्पलों से आपका और अच्छा क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, जैसे अपन ये पॉइंट नंबर पढ़ रहे थे 3rd, इसके अंदर नंबर ए में एग्जांपल क्या ले रहा हूं? जैसे मान लिया ये पृथ्वी की सतह है, कोई वस्तु यहां स्मॉल m द्रव्यमान की h हाइट के ऊपर है। अगर h हाइट पे ये कोई वस्तु है, पृथ्वी की सतह से स्मॉल h ऊंचाई पर है, और इसकी जो हाइट है वो आपको दी गई है h, यानी कि h ऊंचाई पर कोई वस्तु यहां रखी हुई है। अब अगर इस वस्तु को गिराया जाए तो आप गौर करेंगे कि इस वस्तु का जो बल है, यानी कि जो भार होगा इसका, वही इसका बल होगा, यानी कि mg हो गया, गुरुत्वीय बल हो गया। अगर इस वस्तु को यहां s ऊंचाई से अपन गिरा रहे हैं तो इसके लिए किया गया कार्य क्या होगा? ध्यान रहे, बल कहां लग रहा है? गुरुत्वीय बल नीचे की ओर लग रहा है, और गुरुत्वीय बल की दिशा में ये गिर रही है, तो कोण का मान तो 0 हो गया। तो देखो भाई, किया गया कार्य W इज इक्वल टू क्या है? फॉर्मूला बल गुणा विस्थापन है, बल गुणा विस्थापन, यही तो होगा। कोण का मान तो 0 हो गया, बल कितना है इसमें? mg है, और विस्थापन कितना है? h, यानी कि किया गया कार्य का सूत्र इस स्थिति के लिए क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू mgh। यानी किसी ऊंचाई से अगर कोई वस्तु नीचे आ रही है तो किया गया कार्य क्या होगा? mgh। ध्यान रहे, mgh इसी ऊर्जा का फॉर्मूला भी है, गुरुत्वीय ऊर्जा का, जिसका जिक्र अपन आगे इसी चैप्टर में करेंगे। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं नंबर बी। अगर इस तरह का कोई केस दिया हुआ है, देखो ये आप गौर कीजिएगा, यहां h ऊंचाई पर है, यहां इस h ऊंचाई पर कोई व्यक्ति यहां है। अगर ये व्यक्ति इन सीढ़ियों की सहायता से उतरते हुए यहां आ जाता है, ये व्यक्ति इन सीढ़ियों से उतरते हुए यहां आ जाता है, जस्ट यहां आ रहा है, पृथ्वी की सतह पर यहां आ गया, तो अब आपसे पूछा जाए कि किया गया कार्य कितना होगा? यानी कि ये यूं आया है, तो देखिएगा भाई, किया गया कार्य वही बल गुणा विस्थापन, क्योंकि इस व्यक्ति का जो भार होगा वो तो कहां है? ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, तो इसलिए बल तो क्या हो जाएगा? mg। लेकिन विस्थापन एक्चुअली क्या हुआ? ये तो हुआ, ये काउंट नहीं होगा भाई, ध्यान रखना, ये हुआ है। तो इस स्थिति में भी किया गया कार्य क्या होगा? W इज इक्वल टू mgh। यहां अक्सर जो कंफ्यूजन हो जाता है वो इस एग्जांपल से ये चीज क्या हो गई? क्लियर हो गई। नंबर सी देखो,
अगर मान लिया ये कोई इंक्लाइन प्लेन है, यानी कि कोई नत समतल है, ये क्या लिया है मैंने, कोई इंक्लाइन प्लेन यानी किसी कोण पर झुका हुआ कोई तल है। अगर कोई व्यक्ति इस इंक्लाइन प्लेन जिसकी ऊंचाई क्या है h है, यहां से वो व्यक्ति क्या है फिसलना शुरू करता है, यहां से ये व्यक्ति क्या है कोई फिसलना शुरू करता है। इस तरह से देखो, ये बना दें अपन, ये लो, ये व्यक्ति ऐसे यहां से फिसलता है, ये कोई व्यक्ति यहां से इससे अगर फिसलता हुआ ये व्यक्ति यहां आ जाता है इधर, ये लो, और ये फिसल करके यहां से चल दिया है, यानी कि इस डायरेक्शन में यूं आया है, तो इस स्थिति में भी किया गया कार्य W इजिकल टू क्या होगा, mgh होगा। ये मान लो आपने 3 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। अगर ये नत तल से जो कि थीटा कोण पर झुका हुआ तल है, न्यून कोण पर, यहां से ये फिसलता हुआ आता है और यहां आ जाता है, तो इसके लिए भी क्या कार्य क्या होगा, W इजिकल टू mgh, क्योंकि इस व्यक्ति का जो भार है वो तो कहां है भाई, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, और कितना विस्थापन कितना है h, ध्यान रखना विस्थापन काउंट करना है, दूरी काउंट नहीं करनी है। तो नंबर सी तक मैंने बात कर ली है, नंबर 3 पॉइंट अपने पूरे हो गए। नंबर फोर्थ अपन इसकी उल्टी बात करें, अगर वस्तु का विस्थापन बल की विपरीत दिशा में हो रहा हो, वैसे अपन जान चुके हैं कि ऋणात्मक कार्य की स्थिति क्या है, लेकिन वहां कुछ और अन्य कंडीशन भी थी, यहां स्पेशली आ रहा है कि अगर वस्तु का विस्थापन बल की विपरीत दिशा में हो रहा हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक तो होगा। अब वो किस तरह से होगा, यानी उसका विरोध करेगा। तो देखिए नंबर 4 पॉइंट और अपन जाने कि जब वस्तु उस पर लगने वाले बल की ठीक विपरीत दिशा में विस्थापित होती है तब कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होता है, जो कि वस्तु के द्वारा बल के विरुद्ध किया जाता है। तो यह पॉइंट और अपन लिख लेते हैं। नंबर 4, जब वस्तु उस पर लगने वाले बल के, जब वस्तु उस पर लगने वाले बल के, जब वस्तु उस पर लगने वाले बल के, या यूं कह सकते जब वस्तु उस पर लगने वाले बल की ठीक विपरीत दिशा में, जब वस्तु उस पर लगने वाले बल की ठीक विपरीत दिशा में, जब वस्तु उस पर लगने वाले बल की ठीक विपरीत दिशा में विस्थापित होती है, ठीक विपरीत दिशा में विस्थापित होती है, तब कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो देखो तब क्यों होगा, क्योंकि थीटा का मान इस स्थिति में क्या होगा, 180 डिग्री होगा, 180 होगा, और कोस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 -1 होगी, तो नेचुरल है कार्य ऋणात्मक होगा। बल्कि ठीक विपरीत दिशा में विस्थापित होती है तब कार्य ऋणात्मक होता है, जो कि तब कार्य ऋणात्मक होता है, जो कि वस्तु के द्वारा बल के विरुद्ध किया जाता है, जो कि वस्तु के द्वारा बल के विरुद्ध किया जाता है। ये अपन ने कॉन्सेप्ट जान लिया। कैसे, अब इसके जरा एग्जांपल्स देखें अपन। यहां अपन ने पॉजिटिव वाले एग्जांपल देखे ABC, इन्हीं एग्जांपल को अपन उल्टा ले लें। कैसे ले लें,
जैसे नंबर ए, देखो इन्हीं एग्जाम्पल को मैं उल्टा कैसे ले लूं, जैसे मान लिया कोई वस्तु यहां धरातल पर थी, यहां पर कोई वस्तु रखी हुई है ए पोजीशन पर, एम द्रव्यमान की, ये ए पोजीशन है, यहां से इस वस्तु को यहां ले आया अपन, इस एम द्रव्यमान की वस्तु को कहां पर, पोजीशन बी पर, और ये जो हाइट है यह है एच। भाई हाइट कितनी दी हुई है, एच, यानी कि आप इस वस्तु को ए पोजीशन से कहां ले गए हो, बी पोजीशन पर। तो देखिए भाई, अपन ने जो बल लगाया है उस बल के लिए तो कार्य धनात्मक है, लेकिन गुरुत्वीय बल के लिए कार्य कैसा है, ऋणात्मक, क्योंकि गुरुत्वीय बल कहां लग रहा है, यानी उस वस्तु का जो भार है वो तो कहां है भाई, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है। तो इसलिए किया गया कार्य माइनस mgh हो जाएगा। ये लो आ गया केस। फिर नंबर बी केस, इसी केस में ले रहा हूं मैं भाई, व्यक्ति यहां तो ऊपर से नीचे आया था, अब की बार क्या हो, व्यक्ति नीचे से अगर ऊपर चल जाए, तब देखिए यहां पर, ये लो यहां ये कोई व्यक्ति मैं बना देता हूं, अगर वे व्यक्ति इन सीढ़ियों की सहायता से यहां आ जाता है, ये लो, अगर वो व्यक्ति यहां आ गया है तो अब आप देखिएगा ये व्यक्ति यहां आ गया तो किया गया कार्य क्या है, ये h ऊंचाई पर है, तो वही कार्य का मान क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो गया, यानी कि W इज इक्वल टू माइनस mgh, जबकि उस व्यक्ति का द्रव्यमान क्या है, स्मॉल m है, वही ध्यान रखना, तो इसका भार तो कहां होगा, नीचे की ओर होगा। फिर नंबर सी केस, एक केस और अपन ले लें, देखिए चलो उस केस को अपन अगर बनाए, चलो इसको अगले यहां तक आप देखें, अब इसको नेक्स्ट पॉइंट में अपन देखते हैं कि अगर घर्षण बल वाली स्थिति ले लें अपन, यानी इनके ऑपोजिट में नेगेटिव आ गया है, तो अपन ने क्या क्या स्थिति देख ली, विभिन्न स्थितियों में 4 देख ली, चौथी स्थिति की अपन बातें कर रहे थे। अब एक बार चौथी जो स्थिति है उसके अपन ने जो केस देख लिए हैं ए, बी और सी, अब इसका भी अपन सी नंबर केस और अपन जिक्र कर लेते हैं। देखिएगा भाई यहां आएगा तो नीचे क्या है कि दिखेगा नहीं आपको, इसलिए इसको मैं ऊपर ही कर देता हूं। अगर जैसे नंबर सी में इस तरह से ले रहा हूं, ये कोई घर्षण युक्त सतह है, गौर कीजिएगा, इस घर्षण युक्त सतह पर कोई पिंड यहां रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान m है, और ये कहां है भाई, पोजीशन ए पर है। अब ये पोजीशन बी पर क्या हो गया है, विस्थापित कर दिया गया है, वही m द्रव्यमान वाला पिंड कहां विस्थापित हो गया है, विस्थापन s तक, ये लो। यहां अगर अपन इसे विस्थापित कर देते हैं तो ये पूछा जा रहा है कि किया गया कार्य कितना होगा, घर्षण युक्त फर्श है भाई, ये भी ध्यान रहे, कैसा फर्श है ये, घर्षण युक्त है, फ्रिक्शन युक्त। तो देखो सबसे पहले इस पर लगने वाले बलों की जिक्र करें अपन, इसका भार mg कहां लगेगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, और इसका जो प्रतिक्रिया बल लगेगा n, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, वो आपको पता है अपन यूं लेंगे, ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल n हो गया। इस तरफ अगर अपन लेके जा रहे हैं तो घर्षण बल F इस डायरेक्शन में होगा, यही तो स्थिति होगी। ये अपन ने विस्थापन लिया, तो अब आप गौर कीजिएगा किया गया कार्य, बल मैंने इस डायरेक्शन में लगाया है इसको खींचने के लिए, नहीं बल इस डायरेक्शन में लगाया, लेकिन घर्षण बल इसके क्या लग रहा है, विपरीत, तो मैं घर्षण बल के लिए कार्य पूछ रहा हूं भाई, WF, तो घर्षण बल के लिए कार्य क्या होगा, ऋणात्मक, ये स्मॉल f लगा दिया मैंने W के साथ, क्योंकि किया गया कार्य हमेशा किसी बल के संदर्भ में पूछा जाएगा और उसी के संदर्भ में अपन को ज्ञात करना है जिस बल के लिए पूछा जाए। अगर आरोपित बल के लिए हो गया इसमें कार्य, तब तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन यहां मैं किसकी बात कर रहा हूं, घर्षण बल के लिए बात कर रहा हूं, और जब मैं घर्षण बल के लिए बात कर रहा हूं तो कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक, क्योंकि बल इस डायरेक्शन में है और इसका विस्थापन क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो देखिएगा भाई माइनस क्या लूंगा मैं, घर्षण बल Fs हो गया, या घर्षण बल को F ही लिख देते हैं अभी तो अपन, ये लो भाई, ये घर्षण बल F हो गया, इनटू इसका विस्थापन क्या है, S है। अब आप इसकी वैल्यूज पुट कीजिए, देखिए भाई F का मतलब क्या है, म्यू n होता है घर्षण बल, और ये S है, ये
फिर आप आगे फिर से देखिए म्यू, तो म्यू है, म्यू यहां पर क्या है, घर्षण गुणांक, पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। एन अभिलंब प्रतिक्रिया बल किसके इक्वल होगा, mg के, और ये हो गया एस, ये लो भाई, WF इजिकल टू माइनस म्यू mgs। यहां अपन ने डिफरेंट केस इसके देख लिए हैं। कितने पॉइंट हो चुके हैं, 4 पॉइंट। अब पांचवा और छठा पॉइंट भी अपन डिस्कस कर सकते हैं। कैसे, अगर कोई खिलाड़ी किसी गेंद को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंक रहा है, लिखने की जरूरत नहीं, आप वैसे भी नोट कर सकते हैं इसे, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक रहा है, कुछ समय पश्चात वापस से अपने हाथ में पकड़ लेता है, तो उसके द्वारा जो किया गया कार्य है गेंद के लिए वो भी क्या है, शून्य है। फिर अपन बात करें नंबर अगली, अगर नियत वेग से गतिशील किसी वस्तु की अगर अपन बात करें तो उसका त्वरण शून्य होने की वजह से उस पर कोई भी बाह्य बल कार्य नहीं करता। इस अवस्था में भी कार्य क्या होगा, शून्य होगा। यानी इससे पहले वाले केस में तो विस्थापन शून्य हो रहा था और यहां पर त्वरण शून्य होने की वजह से क्या था, बल शून्य था। तो ये 2 केस और एक्स्ट्रा है जिनको आप खुद नोट कर सकते हैं। अब अपन इसके बाद चर्चा करेंगे गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी के। बाकी 2 केस जो मैंने बताया है, नंबर 4 के बाद 5 और 6। नंबर 5 मैंने क्या बताया, गेंद को ऊपर उछालने वाला, और नंबर 6 केस मैंने क्या बताया आपको कि जब नियत वेग से कोई वस्तु गतिशील है तो उसके लिए कार्य की गणना की मैंने बात की थी। तो यहां दोनों में ही कार्य क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है। ये आप स्वयं नोट करें। अब मैं अगर नेक्स्ट टॉपिक जो अपन शुरू करने जा रहे हैं, वो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी को पढ़ रहे हैं। ध्यान रहे, अपनी बुक के अंदर कार्य से पहले कार्य और गतिज ऊर्जा की अवधारणा के नाम से टॉपिक दे रखा है। कार्य गतिज ऊर्जा की अवधारणा या कार्य ऊर्जा प्रमेय लिख रखा है, और उसके बाद कार्य और फिर गतिज ऊर्जा दे रखा है। अपन कार्य और गतिज ऊर्जा पढ़ने के बाद फिर कार्य और गतिज ऊर्जा की अवधारणा को डिस्कस करेंगे ताकि मैच हो सके, टॉपिक सीक्वेंस बन सके। अन्यथा नहीं तो गतिज ऊर्जा अपन पहले पढ़ रहे हैं और गतिज ऊर्जा का कार्य से संबंध पहले पढ़ रहे हैं, कार्य अपन बाद में पढ़ रहे हैं, तो फिर डिसमैच हो जाता है, मैच होगा नहीं। इसलिए अपन सीक्वेंस में उसको करने का प्रयास करेंगे। तो देखो, ये जो अपन ने पॉइंट्स जाने हैं ये अपने आप में क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा आप। ये पॉइंट अपने आप में क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे हैं। जब अपन बुक के लास्ट के जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब आपको इस चीज का भी एहसास होगा कि वाकई में इन कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन सोल्व हुए हैं। थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस हैं वो इन कॉन्सेप्ट से इजीली सोल्व होंगे। न्यूमेरिकल तो फिर सोल्व करेंगे ही अपन,